Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. As you know, we are starting the sixth chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Food Quality and Food Safety. And this video is going to be part 4 of the chapter. So अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था जो फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी को इंश्योर करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स। ओवर द ईयर्स issues related to food safety and quality have gone beyond just the avoidance of foodborne pathogens, chemical toxicants and other hazards. देखो, पिछले कुछ सालों में जो हमारी फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी है वो सिर्फ फूडबॉर्न पैथोजेंस, केमिकल टॉक्सिकेंट्स और हज़ार्ड्स तक ही सीमित नहीं है, वो इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अब हम सिर्फ फूड से रिलेटेड बीमारियों को ही ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ केमिकल्स को ही ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ हज़ार्ड्स को ही ध्यान में नहीं रखते, बल्कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं। फूड सेफ्टी में हम कंज्यूमर्स की डिमांड को भी ध्यान में रखते हैं, ये भी ध्यान में रखते हैं कि कंज्यूमर्स के साथ कुछ अनफेयर तो नहीं हो रहा, कहीं जो फूड प्रोडक्शन वाले सिस्टम है, जो फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, वो कंज्यूमर्स का शोषण तो नहीं ना कर रही, कहीं फूड इंडस्ट्री अपना फ़ायदा लेने के लिए कंज्यूमर्स की हेल्थ के साथ कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रही, फूड में कुछ मिला तो नहीं रही जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की हेल्थ को नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ हमने कुछ ऐसे अग्रीमेंट साइन किए, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिनकी वजह से फूड की फील्ड में जो हमारा व्यापार है वो भी बहुत आगे बढ़ा। अब एक कंट्री दूसरे कंट्री से फूड प्रोडक्ट्स को खरीदती बेचती है ना। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ बीमारी को रोकने से, फूड में केमिकल की मिलावट को रोकने से ही संबंधित नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फूड सेफ्टी के अंदर आती हैं। A food hazard can come into the food at any stage of the food chain. Therefore, adequate control throughout the food chain is essential. देखो, जो फूड हज़ार्ड है ना, उसका कोई एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं होता कि इसी स्टेज पे फूड ख़राब होगा। फूड कभी भी ख़राब हो सकता है, किसी भी स्टेज पे ख़राब हो सकता है जो हमारा रॉ मटेरियल हो जिससे हम नया फूड बनाने जा रहे हैं वही ख़राब हो सकता है रॉ मटेरियल ठीक हो, लेकिन जब हमने फूड बनाया उस दौरान हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जिसकी वजह से हमने जो फूड बनाया वो ख़राब हो जाए। हो सकता है ये दोनों चीज़ें अच्छी रहें, लेकिन जब फूड सप्लाई हो रही है उस समय फूड के स्टोरेज पे ध्यान नहीं दिया गया, फूड की पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दिया गया, उसको अच्छे से पैक नहीं किया गया, उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया गया, तभी भी हमारा फूड ख़राब हो सकता है। तो फूड हज़ार्ड का कोई एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं है कि इसी स्टेज पे फूड ख़राब होगा। तो पूरा जो फूड चेन होता है, फूड की प्रोसेसिंग से लेके फूड को कंज्यूमर तक पहुंचाने तक, ठीक है, तो ये जो फूड चेन पूरा होता है, इस चेन में कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो हर स्टेप्स पे हमें फूड की सेफ्टी को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, क्योंकि फूड हज़ार्ड किसी भी स्टेज में फूड में एंट्री कर सकता है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कैन बी इंश्योर्ड थ्रू। अब देखो, हम फूड सेफ्टी और क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं जिनके सहायता से हम फूड की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। पहला है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अच्छे से मैन्युफैक्चर करके, मैन्युफैक्चरिंग की समय सेफ्टी का ध्यान रख के। दूसरा है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, अब फूड बन गया, उसको स्टोर अच्छे से करके, उसको अच्छे से हैंडल करके, उसकी सप्लाई अच्छे से करके भी हम फूड को अच्छा रख सकते हैं, फूड की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड है हज़ार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स।
हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फूड को ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उन पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फूड की सेफ्टी को बनाए रखते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। Good manufacturing practices are a part of quality assurance to ensure that manufacturer processor take proactive steps to ensure that their products are safe. देखो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ये एक पार्ट होती है फूड की क्वालिटी को इंश्योर करने का, जिसमें जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यानी कि जो फूड बनाने वाले लोग होते हैं, वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिनके थ्रू फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स को सेफ रखने की कोशिश की जाती है। इट इनेबल्स टू मिनिमाइज और एलिमिनेट contamination and false labeling, thereby protecting the consumer from being misled and helping in purchasing products that are not harmful. अब जो हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें किया क्या जाता है? इसमें जो मिलावट होती है उसको कम से कम किया जाता है कि एकदम कम से कम मिलावट की जाए या तो एकदम मिलावट ना की जाए, ठीक है। और जो फॉल्स लेबलिंग होती है, कभी कभी आप देखते हो कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो पैकेट में होते हैं या डिब्बों में होते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि उस फूड में होती ही नहीं है। गलत इंग्रेडिएंट्स के नाम लिख दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि फूड मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा हो, फूड को प्रोड्यूस करने वाले को फ़ायदा हो, फूड इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, ठीक है। तो ऐसी फॉल्स लेबलिंग नहीं करनी है। जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने फूड में मिलाए हैं आपको उनके बारे में ही लिखना है, ताकि जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको मिसलीड होने से बचाया जा सके, कंज्यूमर्स को गलत जानकारी लेने से बचाया जा सके, ठीक है। और फिर कंज्यूमर्स की हेल्प की जा सके कि वो गलत हार्मफुल प्रोडक्ट्स को ना खरीदें, ठीक है। अगर फूड की लेबलिंग अच्छे से हुई रहेगी तो कंज्यूमर्स को पता होगा कि किस फूड में कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अपनी जलवायु को, अपने जो भी फैक्टर्स हैं, एज को, सबको ध्यान में रखते हुए वो फूड को खरीदता है, ठीक है। GMP is a good business tool that help to refine compliance and performance by the manufacturers producers. अब देखो, जो GMP होता है ये एक बहुत अच्छा बिजनेस टूल होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो फूड को बनाने वाले हैं, वो क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं, ठीक है। वो अपने फूड प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनका भी फ़ायदा हो और कंज्यूमर्स को भी कोई नुकसान न हो, ठीक है, कंज्यूमर्स भी सेटिस्फाई रहें। अब सेकंड है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। ये क्या है? गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस इंडिकेट अ comprehensive approach from the farm to the store or consumer in order to identify potential sources of risk and indicates what step and procedure are taken to minimize the risk of contamination. अब देखो, जो फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस होती है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जब फूड रॉ फॉर्म में रहता है वहाँ से लेकर फूड को स्टोर तक पहुँचने तक, यानी कि फूड रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में है, उसको बनाया गया, उसकी प्रोसेसिंग की गई, उसको मैन्युफैक्चर किया गया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के द्वारा स्टोर्स में, दुकानों में पहुंचाया गया, फिर दुकानों से वो कहाँ पे पहुंचा, कंज्यूमर्स के पास। तो ये पूरा चेन था, जैसे फूड जिसमें चल रहा था, हर फूड को इस चेन के थ्रू गुजरना होता है, ठीक है। तो इस पूरे हर स्टेप पे फूड की क्वालिटी को क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, फूड की हैंडलिंग को ध्यान दिया जाता है कि फूड अच्छे से पहुंच रहा है अपनी जगह पे या
नहीं। कभी कभी होता है कि फूड की स्टोरेज इतनी ख़राब होती है, फूड की हैंडलिंग इतनी ख़राब होती है कि फूड क्या हो जाता है, फूड खाने लायक नहीं रह जाता। हो सकता है फूड बना बहुत अच्छा हो, लेकिन फूड कंज्यूमर्स तक पहुंचने में क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि फूड की हैंडलिंग अच्छे से हो, ठीक है। और फूड में जो मिलावट के चांसेस हैं, मिलावट का जो रिस्क है, उसको भी कम किया जा सके। It ensures that all persons who handle food have good hygiene practices। और ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि इस प्रक्रिया के दौरान फूड जिन जिन पर्सन्स के हाथों से होके गुजर रहा है, वो सारे पर्सन्स जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। उनके हाथों को उन्हें अपने हाथों को साफ़ रखना चाहिए, उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें किसी तरह की बीमारी होगी, उन्हें वो अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देंगे तो कंज्यूमर्स को भी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो बीमारी के जीवाणु फूड में चले जाएं, फिर उस फूड को जो भी खाए उसको भी बीमारी हो जाए, ठीक है। अब हमारा अगला है हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यानी कि HACCP। HACCP is a means of providing assurance about safety of food। इसमें फूड की सेफ्टी को अश्योर किया जाता है। HACCP is an approach to food manufacture and storage in which raw materials and each individual step in a specific process are considered in detail and evaluate for its potential to contribute to the development of pathogenic microorganisms or other food hazards। ये जो हमारा HACCP होता है, ये क्या है, ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू फूड मैन्युफैक्चर और फूड स्टोरेज को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। जिसमें रॉ मटेरियल से लेके फूड की प्रोसेसिंग तक, फूड को लोगों तक पहुंचाने तक में जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, सबको ध्यान दिया जाता है, सबको एनालाइज किया जाता है, सब पे नज़र रखी जाती है और सबका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। मान लो एक बार फूड गया, फूड रॉ मटेरियल मिला, हमने उसको क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, प्रोसेसिंग की, फिर उसको दुकान तक पहुंचाया, फिर वो कंज्यूमर्स तक पहुंचा। फिर कंज्यूमर से क्या लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक लेके जब फीडबैक कंज्यूमर से मिलता है तो उससे क्या होती है, जो फूड इंडस्ट्री होती है उसे समझ में आता है कि ये जो प्रोसेस था जिसके थ्रू फूड कंज्यूमर तक पहुंचा वो सही था कि नहीं था, ठीक है। कि फाइनली जब फूड कंज्यूमर्स तक पहुंचा तो फूड में कोई ख़राबी तो नहीं आई। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है, इनका मूल्यांकन किया जाता है ताकि फूड में जो भी खराबी आ रही है उसको रोका जा सके, फूड की सेफ्टी को बनाए रखा जा सके। It involves identification of hazards, assessment of chance of occurrence of hazards during each stage in the food chain, raw material procurement, manufacturing, distribution, usage of food products, and defining measures of hazards control। अब मैंने बताया ना कि इसमें क्या किया जाता है, हर स्टेप पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर फूड में कोई खराबी है, फूड में कोई हज़ार्ड है, तो वो किस तरह का हज़ार्ड है, ठीक है। और वो हज़ार्ड किस स्टेप पे आया, कब वो हज़ार्ड फूड में आया, कैसे वो हज़ार्ड फूड में आया, और फिर उसको बचाने की कोशिश की जाती है। और जो हमारे फूड चेन में सभी स्टेप होते हैं, सबको बहुत ही ध्यान में रखा जाता है। मैंने बताया ना रॉ मटेरियल कैसा है, वो अच्छा है कि नहीं, वो सेफ़ है कि नहीं, फिर मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फूड को डिफरेंट जगहों तक, डिफरेंट दुकानों तक, डिफरेंट मॉल तक, स्टोर्स तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, फिर फूड को यूज़ कैसे किया जा रहा है, उसके यूज़ करने के तरीके कैसे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, फूड को इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद फूड में जो भी हज़ार्ड होते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जब हमें बीमारी का पता चलेगा, हज़ार्ड का पता चलेगा कि फूड में कौन सा हज़ार्ड है और वो किस समय फूड में आया, तो हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है। उसके बाद है वाई इम्प्लीमेंट HACCP। क्यों HACCP को इम्प्लीमेंट किया गया? इट इज़ अ प्रिवेंटिव अप्रोच टू एंश्योर फूड सेफ्टी। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है। इससे फूड को क्या किया जाता है? प्रिवेंट किया जाता है, बचाया जाता है, फूड की सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। ठीक है। End product inspection and testing, although important, is time consuming, expensive, and detects the problems only after they occur. अब क्या होता है, जब इसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को ध्यान रखा जाता है, उसका अच्छे से इंस्पेक्शन किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है लेबोरेटरी में, और सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। ठीक है। और देखो होता क्या है कि जब भी जैसे कि अगर HACCP नहीं है, मान लो जिस समय HACCP नहीं था, उस समय क्या होता था कि फूड बनने के बाद उसका पता लगाया जाता था, कि फूड बनने के बाद उसकी प्रॉब्लम का पता लगाया जाता था। तो इससे क्या हो जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता था, फूड बनने में टाइम भी खर्च हो जाता था, और बहुत सारे लोग भी अपना मेहनत करते थे, उनकी मेहनत भी बेकार हो जाती थी। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जो हमारा HACCP आया, ये क्या करता है, ये हर स्टेज पे फूड की हज़ार्ड को डिटेक्ट करता है, हर स्टेज पे देखता है कि फूड में कोई कमी तो नहीं आई है। मतलब अगर रॉ मटेरियल है तो उसकी भी जांच होगी, फूड बन रहा है तो उस समय भी उसकी जांच होगी, फूड पैक हो रहा है तो भी उसकी जांच होगी, फिर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फूड स्टोर्स तक पहुंचाया जा रहा है, उस समय भी उसकी जांच होगी, फिर फूड जब कंज्यूमर्स फूड को ले रहे हैं, कंज्यूमर क्या फीडबैक दे रहे हैं, उनके बारे में भी जांच होगी। तो इस तरह क्या होता है, हर स्टेप में जांच होती है, किसके अंदर? HACCP के अंदर। लेकिन पहले क्या होता था, जब HACCP नहीं होता है, तब क्या होता है, फूड बनने के बाद उसकी जांच होती है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, मेहनत वेस्ट होती है। ठीक है। तो HACCP इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इनेबल्स प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्सपोर्टर्स to utilize resources efficiently and in a cost effective manner for assuring food safety. इसमें क्या किया जाता है, फूड के प्रोड्यूसर को, मतलब जो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, फूड के प्रोसेसर्स को, प्रोसेसर्स यानी कि जो कि फूड को दो डिफरेंट फूड को मिला के नया फूड तैयार कर रहे हैं, उनको, डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिफरेंट दुकानों तक, मॉल तक पहुंचा रहे हैं, एक्सपोर्टर यानी कि जो एक जगह से फूड को दूसरे जगह बेच रहे हैं। ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, उनके पास जो जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करने को ध्यान दिया जाता है, कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, अब आप जब फूड को बना रहे हो तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उनको अच्छे से यूज़ करो, ताकि फूड की सेफ्टी बनी रहे, फूड की क्वालिटी बनी रहे। ठीक है। तो हर स्टेज पे हर किसी के लिए, जो जो लोग फूड मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, इन सबको ये कहा जाता है कि उनके पास जो भी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, उन सब को वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करें, और कम लागत में ये कोशिश की जाती है कि फूड की सेफ्टी को अश्योर किया जाए, फूड की सेफ्टी को, फूड की क्वालिटी को बचाए रखा जा सके। फोर्थ है, FSSA 2006 places primary responsibility for safe food with producers and suppliers through HACCP, GMP, GHP। तो जो हमारा 2006 में FSSA आया था, इसने क्या की थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि ये क्या करेगा, जो हमारे फूड के प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स हैं, इनके साथ मिलकर HACCP, GMP, GHP, इन सब की सहायता से फूड को प्राइमरी लेवल पे सेफ रखने की कोशिश करेगा। ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग में जो फूड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है।
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल फूड ट्रेड। और ये जो हमारा ये प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, कि कंज्यूमर को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू न हो और हमारा इंटरनेशनल फूड ट्रेड और ज़्यादा आगे बढ़ता रहे। ठीक है, इट अश्योर्स कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये अश्योर किया जाता है कि लगातार अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही मार्केट में लाया जाए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये सारी कुछ क्वालिटी थी, ये सारी कुछ विशेषताएं थी HACCP की, जिसकी वजह से HACCP को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे स्कोप की, कि फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी के फील्ड में क्या स्कोप है, कैसे आप इस फील्ड में करियर बना सकते हो। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ इन द एरिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग। आपको पता है कि इंडिया में ही नहीं, मतलब वर्ल्ड की लगभग सभी कंट्री में फूड प्रोसेसिंग के एरिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और इंडिया में ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है। द फूड इंडस्ट्री इन इंडिया accounts for about 26% of the gross domestic product and will be one of the major growth areas in the years ahead। अब जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो इंडिया की जीडीपी में उसका 26% का योगदान रहता है। ठीक है, और ये आने वाली ईयर्स में इसके और बढ़ने के चांसेस हैं। दिस हैज़ गिवन impetus to international trade but has also increased the responsibility to achieve appropriate level of safety in terms of sanitary and phytosanitary protection। अब देखो, इसकी वजह से जब हमारा फूड इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो इससे क्या हो रहा है, हम इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ गई है कि हम फूड सेफ्टी को इंश्योर करें, फूड की साफ सफाई को ध्यान रखें। ठीक है, फर्दर द इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट of 2006 reflects a major shift in food laws and seeks to provide greater consumer protection by ensuring safety and wholesomeness of food at all stages of the food chain। उसके बाद जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बना 2006 में, इसमें क्या किए गए, फूड लॉ में कुछ बदलाव लाए गए, खाद्य नियम में कुछ बदलाव लाए गए, जिससे क्या किया गया, जिसमें फूड की क्वालिटी को इंश्योर किया गया, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन को, कंज्यूमर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। ठीक है, और फूड जो कि पूरा स्टेज होता है फूड का, मैंने बताया ना कि फूड चेन में कई सारी स्टेजेस होती हैं, उन सब स्टेजेस पे फूड की क्वालिटी को ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। दिस चेंजिंग सिनेरियो हैज़ वाइडेंड द स्कोप एंड इंक्रीज्ड करियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज इन दिस एरिया। तो ये जो सिनेरियो बदल रहा है, इसकी वजह से क्या है, इस फील्ड में नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नए नए करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अब क्या करना है, आप अब बढ़ा रहे हो, अपनी फूड इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हो, अपने व्यापार को हम बढ़ा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम फूड को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस आने वाले हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी के अंदर भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। Professionals who take up careers in this area need to have adequate knowledge and expertise in food chemistry, food processing, and preservation, food analysis, and quality control। तो जो भी हमारे प्रोफेशनल्स इस एरिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको
कुछ नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? उनको फूड केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, फूड की प्रोसेसिंग के बारे में, फूड के प्रिजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, फूड का मूल्यांकन करना आना चाहिए, फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करना आना चाहिए। It is also desirable to be well versed in food microbiology, food laws and sensory evaluation। और इसके साथ ही साथ आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए कि फूड के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से छोटे छोटे से जीवाणु पाए जाते हैं, फूड से संबंधित नियम कौन से हैं, कैसे हम फूड को सेंसरी इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे हम देख के, सूंघ के, टच करके बता सकते हैं कि फूड की क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें भी एक प्रोफेशनल के पास होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटी भी एक प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए। Professionals may be employed with regulatory and public health agencies as food legislators, food safety officers, inspectors, फूड एनालिस्ट, पब्लिक एनालिस्ट। अब देखो, जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो इस फील्ड में आएंगे, उनके पास बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। वो या तो रेगुलेटरी या पब्लिक हेल्थ एजेंसी में काम कर सकते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं, जो कि फूड की निगरानी करते हैं, फूड की क्वालिटी को चेक करते हैं, फूड को एनालिसिस करते हैं, फूड का मूल्यांकन करते हैं, लगातार कंज्यूमर्स से फीडबैक लेते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में फूड की टेस्टिंग करते हैं। प्रोफेशनल कैन ऑल्सो वर्क इन वॉलंटरी एजेंसीज सच एज एगमार्क, BIS as well as in the quality control laboratories। अब देखो, कुछ रेगुलेटरी और पब्लिक हेल्थ एजेंसी हैं, यानी कि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि लगातार इस फील्ड में काम कर रही हैं। कुछ हमारी वॉलंटरी एजेंसीज हैं, यानी कि कुछ स्वैच्छिक एजेंसीज हैं, उस फील्ड में भी एक प्रोफेशनल काम कर सकता है। तो जो हमारी वॉलंटरी एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी है? एगमार्क है, BIS है और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं, जहाँ पे फूड की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। One can work as food auditor after undergoing required training। अब कुछ ट्रेनिंग के बाद जो पर्सन है वो क्या कर सकता है? फूड ऑडिटर भी बन सकता है, ठीक है। फर्दर लार्ज फूड इंडस्ट्रीज, फ्लाइट किचन्स एक्सेट्रा हैव इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल यूनिट्स विच रिक्वायर्स ट्रेंड प्रोफेशनल। अब देखो, कुछ बहुत बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, फ्लाइट किचन्स होते हैं। फ्लाइट किचन्स क्या होता है? जो प्लेन वगैरह में किचन्स होते हैं जहाँ पे बनाया जाता है फूड, तो वो क्या होता है? वो बहुत ही लार्ज लेवल पे फूड को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका खुद का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है। तो कोई पर्सन उनके साथ भी काम कर सकता है। इनके अंदर उनको क्या करनी पड़ेगी? पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर वो आराम से इन किचन्स में, इन फ्लाइट किचन्स में, इन लार्ज फूड इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इन अ फूड इंडस्ट्री numerous opportunities are available as shown in figure 6.6। तो फूड इंडस्ट्री में कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन फूड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आप क्या बन सकते हो? मैंने बताया था पहले भी, एनालिस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल लैब। क्वालिटी कंट्रोल लैब में आप फूड की क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। फूड सेफ्टी मैनेजर एंड मेंबर ऑफ HACCP टीम। अब क्या कर सकते हो? आप फूड सेफ्टी मैनेजर भी बन सकते हो और जो हमारी HACCP टीम है इसका मेंबर भी बन सकते हो। ट्रेनर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP, लोगों को HACCP के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि HACCP के जो नियम है उसको कैसे लागू करना है, उनकी ट्रेनिंग भी दे सकते हो। उसके बाद है R&D डिपार्टमेंट, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे भी काम कर सकते हो। फूड इंडस्ट्री में फूड पे रिसर्च कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती हैं, इनके बारे में भी रिसर्च कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम कर सकते हो, ठीक है। फिर है इंटरनल फूड ऑडिटर टू
HACCP। अब एक HACCP को एसेस करने के लिए HACCP की जो नियम है उनका मूल्यांकन करने के लिए आप एक आंतरिक फूड ऑडिटर भी बन सकते हो। फिर है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। आप एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज थी फूड इंडस्ट्री की फील्ड में। ठीक है, उसके अलावा आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में भी जा सकते हो। आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का कोई उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकते हो। वन कैन इनिशिएट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज थ्रू एनालिटिकल फूड लेबोरेटरी, फूड सेफ्टी कंसल्टेंसी एंड फूड सेफ्टी एंड सैनिटेशन एजुकेशन। आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, फूड लेबोरेटरीज स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे फूड की टेस्टिंग होगी। फूड सेफ्टी से रिलेटेड लोगों को सलाह दे सकते हो, फूड क्वालिटी से रिलेटेड सलाह दे सकते हो कि कैसे फूड की सेफ्टी को जांच किया जाए, कैसे फूड की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, कैसे फूड की क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में एजुकेशन दे सकते हो कि लोग भी अपनी तरफ से कुछ ऐसे चीज़ें करके फूड को क्या कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, फूड को साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है, तो इस फील्ड में भी आप वर्क कर सकते हो। प्लेसमेंट ऑप्शंस आर emerging at different level in both regulatory and health agencies। देखो, जो हमारी प्लेसमेंट ऑप्शंस है ना, वो भी बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं और डिफरेंट लेवल पे सामने आ रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटरी लेवल हो या हमारी हेल्थ एजेंसीज हो। ठीक है, integrated approaches in home science curriculum, especially in the discipline of food science and nutrition, impart the knowledge to improve safety and quality। और देखो, जो हमारा होम साइंस का जो करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें भी क्या किया जा रहा है, डिफरेंट तरीके के नई नई नॉलेज प्रदान की जा रही है कि कैसे फूड सेफ्टी को, क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, द कोर्सेज इनेबल टू डेवलप स्किल नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज फूड सेफ्टी हजार्ड्स। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो डेवलप कराए जा रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कराए जा रहे हैं। क्यों कराए जा रहे हैं, ताकि लोगों के बीच फूड सेफ्टी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाया जा सके, लोगों को समझाया जा सके कि फूड को कैसे सेफ रखना है, फूड की क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, आप उन कोर्सेज को कर सकते हो। उन कोर्सेज को करने के बाद आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आप किसी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी में भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करियर एवेन्यूज़ दिए गए हैं। सबसे पहले है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज इन फूड इंडस्ट्री एज एनालिस्ट और एट मैनेजरियल लेवल। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सारे जो भी हैं इसको हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आप फूड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में भी काम कर सकते हो, फूड को एनालाइज कर सकते हो, फूड का मूल्यांकन कर सकते हो, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में काम कर सकते हो, जो कि ये जो लेबोरेटरी हैं ये दोनों सेक्टर में होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है और पब्लिक सेक्टर में भी होती हैं। ठीक है, फिर आप एज अ फूड इंस्पेक्टर काम कर सकते हो, जो फूड की टेस्टिंग करेगा, फूड की क्वालिटी को इंश्योर करेगा। फिर आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो HACCP में, फूड ऑडिटर्स यानी कि फूड की देखरेख कर सकते हो। क्वालिटी सर्टिफिकेशन सच एज ISO, आपको पता है ISO क्या करती है, फूड की क्वालिटी को एक सर्टिफिकेट दे देती है कि ये जो फूड है इसकी क्वालिटी क्या है, एकदम सही है, इसको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट क्या करता है, सर्टिफिकेट दिखा के ये बताया जा सकता है कि हमारा जो फूड है उसकी क्वालिटी क्या है, एकदम सही है, तभी तो हमें ISO से सर्टिफिकेट मिला है। तो आप वहाँ पे क्वालिटी सर्टिफिकेशन देने में, इस फील्ड में भी काम कर सकते हो। ठीक है,
टीचिंग एंड एकेडमिक्स ऑफ फूड मैनेजमेंट, फूड साइंस के बारे में पढ़ाई करने के बाद, फूड सेफ्टी की पढ़ाई करने के बाद आराम से टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। फिर आप रिसर्च भी कर सकते हो, साइंटिफिक राइटर्स भी बन सकते हो कि फूड में कैसे जितने भी हमारे हज़ार्ड्स हैं, केमिकल हज़ार्ड्स हैं, फिज़िकल हज़ार्ड्स हैं, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स हैं, उनको जांच किया जाए। कैसे फूड में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके फूड की टेस्टिंग की जाए, फूड की क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। तो ऐसे आप बहुत सारे लेख वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है। इन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस इन वेरियस कैपेसिटीज़, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप जो भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, आप उनमें भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इस पूरे चैप्टर में कुछ की टर्म्स पढ़े थे, वो कौन कौन से हैं? फूड बॉर्न इलनेस, फूड पॉइजनिंग, फूड क्वालिटी, फूड सेफ्टी, फूड हजार्ड, फूड इन्फेक्शन, फूड स्टैंडर्ड, FSSA। तो इन सारे की टर्म्स को एक बार फिर से आप दोहरा लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत चांसेस होते हैं, लगभग 90% चांसेस होंगे कि आपसे इन की टर्म्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। इस चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।